हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को डिवाइड किया है डिफरेंट टॉपिक्स में। सबसे पहले व्हाट इज अ सेल, देन सेल थियरी, देन हम एक ओवरव्यू देखेंगे सेल का, देन वी स्टडी अबाउट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, एंड देन यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल क्या होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर एक सेल के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में उससे कम है तो यानी कि इट डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सेल है ये क्या है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो जो एबी ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था एंड डिस्क्राइब किया था। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे डिस्कवर किया था। तो ये सारे काम कब हुए, जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था। लेकिन जब माइक्रोस्कोप और एडवांस हुआ, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई जिससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद जो सेल है उसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया गया है ना, और उसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसमें और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो सभी कुछ रिवील हुआ। तो जब सेल की डीप स्टडी स्टार्ट हुई तो उससे बना सेल थियरी। तो ये सेल थियरी बना कैसे, इसे समझते हैं। तो इन 1838 मैथियस शेल्डन, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट है, इन्होंने काफी सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया एंड ऑब्जर्व करने के बाद ये बताया कि सभी प्लांट्स जो हैं ये कंपोज होते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। देन एट द सेम टाइम आते हैं थियोडोर श्वान, ठीक है, इन द ईयर 1839। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट सेल्स की स्टडी की एंड ये रिपोर्ट किया कि जो एनिमल सेल्स हैं वो कवर्ड होते हैं विद अ थिन आउटर लेयर, जिसे आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल वॉल जो है ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स का, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोनों की स्टडी पे बेस्ड जो श्वान थे, इन्होंने जो है कुछ हाइपोथेसिस प्रपोज किए, जैसे कि जो बॉडीज है एनिमल्स और प्लांट्स की, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। एंड इसके बाद शेल्डन एंड श्वान दोनों ने मिल करके सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया। तो इन्होंने जो सेल थियरी बताई उसमें एक कमी भी थी। वो कमी क्या थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि एक जो नया सेल है ये फॉर्म कैसे हो रहा है। सेल को तो इन्होंने बता दिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल है कैसा, लेकिन एक नया सेल फॉर्म कैसे हो रहा है उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। देन इन द ईयर 1855 जो रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, कि जो सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं एंड उससे फॉर्मेशन होता है नए सेल्स का। ठीक है, तो फिर जो ये सेल थियरी थी जो कि शेल्डन एंड स्वान ने दी थी, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया एंड जो फाइनल सेल थियरी बन के आया वो क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और दूसरा पॉइंट था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये है फाइनल सेल थियरी। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेल का। तो ये है सेल, दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। तो क्लास 9th में जब हम प्लांट सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे तब प्लांट सेल को लेके जो एग्जाम्पल था वो था अनियन पील सेल एंड एनिमल सेल का एग्जाम्पल था ह्यूमन चिक सेल। तो सबसे पहले अनियन सेल यानी कि प्लांट सेल के बारे में जानते हैं। तो प्लांट सेल में जो बिल्कुल आउटर कवरिंग था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता है सेल वॉल।
एंड इसके जस्ट नीचे एक और कवर प्रेजेंट होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वहीं एनिमल सेल की बात करें तो इनमें एक ही कवर प्रेजेंट होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल्स के और अंदर जाके हम देखेंगे तो हमें एक डेंस सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे कहेंगे न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम बना होता है जेनेटिक मटेरियल से जिसे डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना होता है जेनेटिक मटेरियल से जिसे डीएनए कहते हैं। देन ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में अलग होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, देन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों ही सेल्स में न्यूक्लियस और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो सारा स्पेस है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो फिल्ड होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो यहां आपको दो सेल्स दिख रहे हैं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो सारा जगह है, स्पेस है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिसे सेलुलर एक्टिविटीज कहते हैं वो यहाँ पे होती हैं। ठीक है, वेयर वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो जो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं जैसे कि ये बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो ये न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसका क्रोमोसोम ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है एंड यूकैरियोट में जो क्रोमोसोम है वो एनिमल टू एनिमल या प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनमें से एक है राइबोसोम। तो राइबोसोम की खास बात क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी कि इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है या वो प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों में ही ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहलाता है। देन जो ये राइबोसोम है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अलावा ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, एंड इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो इनर साइड है इन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल जो है इनमें और भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि सेंट्रोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। इसके अलावा जो सेल है ये काफी वैरायटी में पाए जाते हैं। ठीक है, काफी डिफरेंट साइजेस के होते हैं, शेप्स के होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज ये करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल्स है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहलाता है माइकोप्लाज्मा। ये है माइकोप्लाज्मा जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है इन लेंथ, जबकि जो बैक्टीरिया है इसका साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटा है। देन जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, ये लार्जेस्ट सेल है। देन जो ह्यूमन का आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल है, इसका साइज अगर हम देखें तो ये 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। देन
नर्व सेल इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। साइज के बाद अगर शेप की बात की जाए तो उसको भी लेके हमें काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ सेल डिस्क शेप के होते हैं, कुछ पॉलीगनल शेप के होते हैं, कुछ कॉल्यूमिनार शेप के होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल, कुछ थ्रेड जैसे होते हैं जैसे कि नर्व सेल हो गया, एंड इवन कुछ इरेगुलर से होते हैं जैसे कि अमीबा। तो जो ये शेप है सेल्स के, ये काफी वेरी करते हैं, और ये जो वेरिएशन है ये क्यों होता है, ये डिपेंड होता है ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। कौन सा सेल क्या काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप होगा। सेल का एक ओवरव्यू देखने के बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, जहां सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक नाम से ही क्लियर है, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ इंक्लूडेड है। तो पीपीएलओ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये जनरली काफी स्मॉल साइज के होते हैं एंड काफी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनका शेप और साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है, एंड जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन तो काफी सिमिलर होता है, लेकिन दे एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो शेप है वो कैसे वेरी करती है इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया जैसे कि कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं जिन्हें बैसिलस कहेंगे, कुछ स्फेरिकल शेप जिन्हें कोकस कहा जाता है, कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं जिन्हें विब्रियो कहेंगे, एंड कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं जिन्हें स्पाइरलम कहा जाता है। यह है एक प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसे सेल वॉल कहा जाता है, जो सराउंड करती है इनर सेल मेम्ब्रेन को। ये सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, अदरवाइज सभी के प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म जो कि भरा होता है फ्लूइड मैट्रिक्स से। देन इनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होता है। तो न्यूक्लियस जो है इट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसे जीनोमिक डीएनए कहा जाता है, एंड ये नेक्ड होता है, यानी कि ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली दिस इज न्यूक्लियोइड विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड के अलावा यहाँ पे एक और एडिशनल डीएनए होता है जिसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए कहा जाता है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो इसे प्लाज्मिड्स भी कहा जाता है। ये है प्लाज्मिड। यानी कि जो बैक्टीरिया है उनमें दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। पहला है बैक्टीरियल डीएनए जिसे न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, और दूसरा है स्मॉल सर्कुलर डीएनए जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये जो प्लाज्मिड है ये कैसे एक बैक्टीरिया को यूनिक बनाता है, चलिए इसे समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इट इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, और दूसरा है कि जो ये प्लाज्मिड डीएनए है इट यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो ये दो जो है ये एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि बैक्टीरिया को मिला है बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड डीएनए। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑर्गेनेल्स की बात करें तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। देन प्रोकैरियोट में एक और यूनिक कैरेक्टर होता है, वो क्या कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक टाइप का इनफोल्डिंग फॉर्म करता है जिसे मीजोसोम कहा जाता है। तो ये है मीसोसोम जो फॉर्म हुआ है बाय इनफोल्डिंग ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी एक यूनिक फीचर है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बात करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की। तो सेल एनवेलप क्या होता है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है जो बना होता है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर से। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? पहला है आउटर मोस्ट दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर आ जाता है सेल वॉल,
और सबसे अंदर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ऑल्दो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, जो तीनों लेयर्स हैं, ये स्ट्रक्चरली तो एक दूसरे से काफी अलग होती हैं, लेकिन तीनों साथ में मिलकर के एक ही काम करती हैं। वो क्या? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। So they all together act as a single protective unit. सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ग्राम स्टेनिंग को समझ लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम स्टेनिंग होता क्या है? तो ये जो ग्राम स्टेनिंग है, ये प्रोसीजर डेवलप किया था बाय ग्राम विस के थ्रू, जिन्होंने क्या बताया था कि जो बैक्टीरियाज हैं, इनको अगर स्टेन किया जाए, यानी कि एक खास तरह की डाई में इनको अगर डाला जाए, तो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो इस डाई को, इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बैक्टीरिया डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, इन्हें कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरियाज जो ये स्टेन नहीं ले पाते हैं, नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात कर लेते हैं सेल एनवेलप की, जहां सबसे पहले आता है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका कंपोजिशन वेरी करता है इन डिफरेंट बैक्टीरियाज, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका कंपोजिशन अलग होता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शीट की तरह से होता है, जिसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और वहीं कुछ बैक्टीरियाज में ये एक थिक और टफ लेयर होता है, जिसे कहते हैं कैप्सूल। देन आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है, ये डिटरमाइन करता है कि जो बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा होगा। अभी हमने डिफरेंट शेप्स देखे थे बैक्टीरिया के, कुछ स्फेरिकल थे, कुछ स्पाइरल शेप के थे। तो ये जो शेप है, इसे कौन डिफाइन करता है? सेल वॉल। इट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। देन इसके अंदर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका कंपोजिशन बहुत ज्यादा सिमिलर होता है टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये भी जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है इन नेचर and interact with the outside world. अब बात करते हैं मीसोसोम की। तो मीसोसोम क्या होता है? अभी हमने जो सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही एक इनफोल्ड फॉर्म होता है, जिसे कहते हैं मीसोसोम। यानी कि जो मीसोसोम है, ये एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू आपको लेयर दिख रही है, और इसी का आपको यहाँ पे इनफोल्ड दिख रहा होगा, दिस इज मीसोसोम। तो ये जो मीसोसोम है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। तो मीसोसोम जो है, ये एक्सटेंशन है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लैमिला। तो मीसोसोम का फंक्शन क्या है एक सेल में? It helps in cell wall formation, it helps in DNA replication and its distribution to daughter cells. It also helps in respiration and secretion processes. इसके अलावा it increase the surface area of plasma membrane and enzymatic contents. Then इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे भी हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसमें मीसोसोम के अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कुछ और एक्सटेंशंस भी फॉर्म करता है, जिसे कहेंगे क्रोमेटोफोर्स। तो ये है क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स, यानी कि इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को। अब बात करते हैं फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला क्या होता है? जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि दे कैन मूव और दे कैन नॉट मूव। अगर वो मूव कर सकते हैं तो उनमें प्रेजेंट होता है थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, जिसे कहेंगे फ्लैजेला, यानी कि ये फ्लैजेला की हेल्प से ही मूव कर पाते हैं। तो यानी कि जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला होगा, दे कैन मूव, और जिनमें नहीं होगा वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरिया,
जिसमें आपको ये टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेल जैसा स्ट्रक्चर ही है फ्लैजेला। तो जो फ्लैजेला है इनका नंबर और जो अरेंजमेंट है ये वैरी कर सकता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लैजेलम का, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट, ये जो आप लेंदी पार्ट देख रहे हैं ये है फिलामेंट, देन दिस इज हुक, और सबसे नीचे आ जाता है बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी जो है ये सेल एनवेलप के अंदर एम्बेडेड होता है, इतना हिस्सा, ठीक है, और जो बाकी 2 पार्ट्स हैं हुक एंड फिलामेंटस, ये सेल के बाहर होता है, विच इज अ एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। तो फ्लैजेला में जो फिलामेंट होता है इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया में कुछ और एक्सटेंशंस भी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम देयर सेल वॉल, दैट इज पिलाई या फिर फेम्ब्रे। तो इन दोनों का काम जो है वो मूवमेंट में तो हेल्प करना नहीं होता है। चलिए इसको समझते हैं। तो ये है एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये आप देख सकते हैं, ये तो हो गया फ्लैजेला जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और भी टेल जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो दिस इज पिलाई और ये जो है दिस इज फेम्ब्रे। तो जो पिलाई है, these are elongated tubular structures made of a special protein, and जो फेम्ब्रे है ये small bristle like fibers होते हैं which sprouts outside of the cell। तो इनका काम क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये हेल्प करते हैं टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स, ये बैक्टीरिया को रॉक्स से अटैच होने में हेल्प करते हैं इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, यानी कि इनका जो बेसिक फंक्शन है ये अटैच करने का है। अब बात करते हैं राइबोसोम की, जो कि एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। ये एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, एंड अगर साइज की बात करें तो ये 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर की साइज में प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स, and it is made up of 2 subunits, that is 50s and 30s। तो 50s को हम कहेंगे लार्ज सब यूनिट एंड 30s को कहेंगे स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों मिल करके फॉर्म करते हैं 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं इनका काम क्या होता है, these are site of protein synthesis, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, और एक सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो बना किससे होता है, प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। तो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA। तो ये आप जो देख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर, दिस इज mRNA, जिससे राइबोसोम अटैच होता है एंड फॉर्म करता है अ चेन, जिसे कहेंगे पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम। एंड जो राइबोसोम है ऑफ अ पॉलीसोम, दे ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन बॉडीज। तो ये है इंक्लूजन बॉडीज, जितने भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। ये रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी रिजर्व मटेरियल है वो स्टोर होता है उनके साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। और ये जो है ऐसे ही फ्रीली लाई होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी कि इनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। These are present in the form of granules of phosphate, cyanophycin और glycogen। Then कुछ बैक्टीरियाज में गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। प्रोकैरियोटिक सेल्स को समझने के बाद अब हम समझेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, जैसे कि एमीबा, ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स एंड फंगी। ये सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में। सो दे पजेज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। तो इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, जहां हमने समझा कि उनका जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स दे
possess a well organized nucleus with nuclear envelope. Then they have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. Then इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू क्रोमोसोम्स. एंड जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये सभी एक जैसे नहीं होते हैं, जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सभी एक जैसे होते हैं. तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में यहाँ थोड़ा डिफरेंस है. जैसे कि जो प्लांट सेल्स हैं दे पजेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. और इसके अलावा जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है. तो ये है एक ओवरव्यू फॉर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से कितना अलग है. एनिमल सेल थोड़ा सा राउंड या ओवल शेप में आप कह सकते हैं इसको, और जो प्लांट सेल है ये एक फिक्स शेप का होता है. और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सेंट्रल वैक्यूल है इन प्लांट सेल वो कितना लार्ज है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो साइटोप्लाज्म का जो मैक्सिमम स्पेस है वो सेंट्रल इस वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई कर रखा है. लेकिन एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस आप स्टडी करेंगे इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब हम एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन कैसे होता है. तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं सेल के अंदर इन प्लांट एंड एनिमल सेल, एक एक करके देखते हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, माइक्रो बॉडीज. तो ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हम एक एक करके इस चैप्टर में समझेंगे. तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से. तो ये है एक सेल, ये एक एनिमल सेल है, और जैसे हमारी बॉडी बाहर से स्किन से कवर्ड होती है वैसे ही एक जो सेल है वो बाहर से सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. सेल मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं. और सेल्स में जो ये स्टडी है सेल मेम्ब्रेन की या बाकी ऑर्गेनेल्स की, ये कब स्टार्ट हुई? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड होता है इन 1950 में. क्योंकि उसके पहले इसको देखना, इसको समझना, इसके स्ट्रक्चर को समझना इम्पॉसिबल था. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से जो है ये पॉसिबल हो पाया. जब इसकी स्टडी चल रही थी, मीनवाइल ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसकी केमिकल लेवल पे भी स्टडी हुई कि केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, जिसके लिए ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को स्टडी किया गया, काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एंड उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है. तो ये जितनी भी स्टडी है ये क्या शो करती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये मेनली किससे बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है. और जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है? वो लिपिड होता है. तो अगर हम लिपिड और प्रोटीन में से एक की बात करें तो जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो लिपिड है. और कौन सा टाइप का लिपिड होता है? ये फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि अरेंज होता है इन अ बाय लेयर. तो चलिए इस बाय लेयर को समझते हैं. तो लिपिड बाय लेयर के स्ट्रक्चर को समझते हैं. तो ये है एक एनिमल सेल और जिसका ये आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे अगर हम और डिटेल में बड़ा करके देखें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा. तो यहाँ आप ये दो लेयर्स देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं लिपिड बाय लेयर, जो कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है. तो यहाँ आपको ये सर्कुलर सा कुछ दिखेगा, सर्कल सा, इसे कहते हैं हेड. तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि इट लव्स वाटर. एंड ये जो आप लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि इट हेट्स वाटर.
जो कि अंदर की तरफ होता है। तो जो ये बाहर के हाइड्रोफिलिक हेड है, ये इंश्योर करते हैं कि जो नॉन पोलर टेल्स हैं ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये बचे रहे फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। तो याद रखना है, जो ये हेड रीजन है दिस इज पोलर रीजन, और जो ये टेल रीजन है जो अंदर की तरफ है इसे कहेंगे नॉन पोलर रीजन। तो हेड हो गया पोलर हेड और टेल हो गया नॉन पोलर टेल। हेड है हाइड्रोफिलिक, टेल है हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से तो बना ही होता है, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का भी बना होता है। तो जो रेशो है प्रोटीन का और लिपिड्स का ये वेरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में जो मेम्ब्रेन है किसका, एरिथ्रोसाइट्स सेल का, ये अप्रोक्सीमेटली इसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड से बना होता है। ऐसे ही इन डिफरेंट सेल टाइप्स जो कंपोजिशन है या रेशो है प्रोटीन का लिपिड का वो वेरी करता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है उन्हें क्लासिफाई किया गया है इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन में। तो ये है एक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको ये कुछ रेड से ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये सभी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स आपको ऊपर से दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो इस तरह से है ना, टेल की तरह से जो निकले हुए हैं ये कहलाएंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और वो प्रोटीन्स जो पार्शियली अंदर की तरफ हैं, बरीड हैं, ठीक है, इन्हें कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, पेरिफेरल प्रोटीन जो ऊपर से दिख जाते हैं और जो एम्बेडेड होते हैं बड़े साइज के, देज आर इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है उसको समझते हैं। तो जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एंड इन्होंने इस मॉडल को नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसके बारे में अभी हमने स्टडी किया कि इसमें दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड के जैसा, मतलब ये फ्लूइडी होता है एंड इट enables lateral movement of protein within the overall bilayer। तो फ्लूइडी नेचर का होता है ये, इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो ये एबिलिटी है टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नाम कहाँ से आया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का ये काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए। नाउ दिस मेम्ब्रेन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी। जैसे कि डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये पैसिव मूवमेंट होता है। तो जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, may move across the membrane by process of simple diffusion, यानी कि from higher to lower concentration। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्ट और वाटर का जो कंसेंट्रेशन है इनसाइड द सेल और जो बाहर है कंसेंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा ये डिसाइड
होता है और जो मूवमेंट स्टार्ट होती है थ्रू डिफ्यूजन। तो वाटर, अब जो सॉल्ट का मूवमेंट है वो तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा ही, इसके अलावा जो वाटर का मूवमेंट है इसको भी आपने स्टडी किया होगा कैसे होता है, थ्रू ऑस्मोसिस। कि जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन और इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आप पढ़ चुके हैं इन क्लास 9th। तो अभी हमने देखा कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जिन्हें इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। वो सिंपली इन नॉन पोलर लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए जो उन मॉलिक्यूल्स को बाहर से उठा के अंदर की तरफ सेंड कर दे। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट को कहेंगे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, जो कि अगेन पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है। तो ये है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जहां पे आपको ये प्रोटीन्स दिख रहे हैं। अभी हमने इन प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था जो कि एम्बेडेड होते हैं पार्शियली इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, इसे कहेंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन दो टाइप का हो गया, सिंपल एंड फैसिलिटेट। सिंपल डिफ्यूजन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए और फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। नेक्स्ट आता है इसके अलावा कुछ आयंस हैं और जो मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिन्हें मूव करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अभी तो हम पढ़ रहे थे डिफ्यूजन जहां पे मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही थी, बट अगर मूवमेंट लोअर टू हायर कंसंट्रेशन करवाना है तो ऑब्वियस है यहाँ कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे एटीपी का यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट है ये कहलाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इट नीड्स एटीपी। और यहाँ जिन मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो होते हैं पोटेशियम और सोडियम जैसे आयंस। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया है सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड ये बाइलेयर है और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये काम कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये एटीपी यूज करेगा और एटीपी जितने ज्यादा खर्च होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करती है, यहाँ जो मूवमेंट है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ इसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ये आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। तो अभी हमने देखा ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन आ जाएगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी होगा। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डेड सेल से बना होता है ये, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसमें, प्लांट्स और फंगई में। तो यानी कि प्लांट्स और फंगई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, जो कि डेड सेल से बना होता है। तो सेल वॉल का काम क्या है, ये शेप देता है, एक प्रॉपर शेप देता है सेल को, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इसके अलावा ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्ट करने में भी और प्रोवाइड करता है एक बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी में भी सेल वॉल होता है, जो कि सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मेनान्स एंड मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनमें ये सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन से। तो सेल वॉल जो है जब प्लांट यंग होता है, उतना मैच्योर नहीं हुआ, अभी यंग है, तो उस टाइम पे जो सेल वॉल है
इसमें प्राइमरी वॉल होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज प्राइमरी वॉल विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो ग्रो कर सकता है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो सेल है जब वो मैच्योर हो जाता है, तो ये प्राइमरी जो वॉल है ये बन जाती है क्या, सेकेंडरी वॉल। ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी वॉल में, जो कि कहाँ होता है, इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो ये आपको ये ग्रीन सी ये लेयर दिखाई दे रही है, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है दिस इज प्राइमरी वॉल, और इसका जो इनर पार्ट है इज द सेकेंडरी वॉल। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिडल लैमिला दिख रहा होगा, दिस वाइट रीजन इज मिडल लैमिला। तो ये एक लेयर है जो मेनली बना होता है किसका, कैल्शियम पैक्टेट का, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो जो ये बगल के जो ये सेल है, इधर सेल, ये जितने भी बगल के सेल्स है, नेबर्स के सेल है, उनको ये होल्ड करके पकड़ के रखता है, ग्लू का काम करता है। इसके अलावा सेल वॉल, दिस ग्रीन पार्ट इज सेल वॉल, और जो मिडल लैमिला है मे बी ट्रेवर्स्ड बाई प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पे आपको ये जो दिस सेल और दिस सेल, इन दोनों सेल्स के बीच में आपको ये लिंक दिख रहा होगा, दिस लिंक इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कनेक्ट करता है दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को। यानी कि इस सेल्स के साइटोप्लाज्म से जो कुछ चीजें हैं वो नेक्स्ट सेल के साइटोप्लाज्म में इजीली एंटर कर सकती हैं। तो इसे कहेंगे क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो समझ में आ गया, इनर मोस्ट जो ये लेयर है एक सेल का, जो ये लेयर है दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल में दो पार्ट्स आ गए, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। इसके बाहर आता है लैमेला, जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ग्लू का काम करता है, और दो सेल्स के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है, यानी कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो सेल के आउटर कवरिंग की तो हमने बात कर ली, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो इस सिस्टम में वो सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड होते हैं जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, जैसे कि ये है क्या, पूरा एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें इंक्लूडेड है सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ में ही इधर है गोल्गी एपरेटस, देन आ जाता है लाइसोसोम, और फिर आ जाएगा वैक्यूल। इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, और ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख सकते हैं सेंटर में जो ये स्फेरिकल सा कुछ दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस, जिसके जस्ट बाहर स्टार्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक नेटवर्क है, या रेटिकुलम भी कह सकते हैं, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो स्कैटर्ड होता है, जो यानी कि जो बिखरा होता है इन द साइटोप्लाज्म, इसे ही कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ये डिवाइड होता है इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। पहला ल्यूमिनल, यानी कि जो हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का है, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहेंगे लुमिनल, और दूसरा जो है वो है एक्स्ट्रा लुमिनल, यानी कि बाहर का, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा। ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है ऑन देयर सरफेस, इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप का होता है, एक जिसपे कोई राइबोसोम्स नहीं है उन्हें कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जिन पे आपको ये छोटे 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 से ये कुछ दिख रहा है, ये है राइबोसोम्स। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्लियर हो गया।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आल्सो सिक्रीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट, और ये कंटिन्यू होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस, जिसके जस्ट बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है? दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आउटर साइड में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ध्यान रखना है, RER सिंथेसाइज करता है प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बनाता है लिपिड्स। In animals, cells lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER। तो एनिमल्स में ये एक एडिशनल काम भी ये करता है कि ये जो है लिपिड जैसा स्टेरॉइडल हार्मोन भी बनाता है। कौन? SER। अब बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की, जो कि दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, जो कि जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्टार्ट होता है। तो ये है गोल्गी एपरेटस। कैमिलियो गोल्गी इन 1898 इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गोल्गी एपरेटस को इन डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। There were later named Golgi bodies after his name. So they consist of many flat disc shaped sac। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत सारे क्या हैं? These are flat disc shaped sac हैं, या इन्हें हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। इनका साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर एंड दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं ये सभी क्या है? एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलली ये अरेंज्ड होते हैं, जिनका नंबर जो है ये वेरी करता है इन डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। कौन? सिस्टर्नी। ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस जो है ये काफी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होता है नियर द न्यूक्लियस, और इसमें दो फेस होते हैं। जो फेस गोल्गी एपरेटस का टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं सिस फेस, और जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है यानी कि ऑपोजिट टू सिस फेस उसे कहते हैं ट्रांस फेस। ये दोनों ही फेस एक दूसरे से काफी अलग होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस है ये काम क्या करता है। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? इसका मेनली काम है टू पैकेज द मटेरियल एंड टू डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो होता क्या है ओवरऑल? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है, ये हम समझ चुके हैं। इन्हें बनाने के बाद ये इन चीजों को वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर लेता है। ये वेसिकल्स रिसीव किए जाते हैं बाय सिस फेस ऑफ गोल्गी एपरेटस, जिसे गोल्गी एपरेटस सिस फेस से ट्रांस फेस में ट्रांसफर करता है एंड देन ये बाकी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब समझ में आया कि जो गोल्गी एपरेटस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इतना कनेक्टेड क्यों रहता है। तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो बनाए जाते हैं बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स जो बनाएंगे प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है रिसीव होते हैं बाय सिस फेस ऑफ गोल्गी एपरेटस। देन गोल्गी एपरेटस इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो वो इन पे कुछ काम करता है, इन्हें और मॉडिफाई करता है बिफोर रिलीज फ्रॉम दिस ट्रांस फेस। तो गोल्गी एपरेटस सिस फेस से प्रोटीन्स और लिपिड्स को रिसीव करता है, उन्हें मॉडिफाई करता है और फिर वो ट्रांस फेस के थ्रू उन्हें रिलीज करता है। तो गोल्गी एपरेटस जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइट होता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजेन।
लिपिड्स, ये दोनों ही क्या है, मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं। अब थर्ड आ जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, वो क्या है, लाइसोसोम। तो ये है लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कनेक्टेड है गोल्गी एपरेटस से। अब गोल्गी एपरेटस कैसे कनेक्टेड है लाइसोसोम से, चलिए इसे समझते हैं। तो these are membrane bound vesicular structure formed by process of packaging in the Golgi apparatus। तो Golgi apparatus क्या करता है, जो भी चीजों को पैक करता है, देन उसके बाद वो जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो इट इज वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हाइड्रोलिसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस, इन सभी नेम से जाने जाते हैं। तो ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। तो ये सभी एंजाइम्स एक्टिव कब होंगे, जब इन्हें एक एसिडिक पीएच मिलेगा। तो ये है लाइसोसोम के अंदर का स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी क्या है, दीज आर एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक enzyme. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid। इन सभी को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है, इसमें इन एंजाइम्स में, जो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द लाइसोसोम। अब बात करते हैं फोर्थ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, जो कि है वैक्यूल। तो ये है वैक्यूल, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो वैक्यूल क्या है, इट इज दी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो इतना तो हम जानते हैं कि जो वैक्यूल है ये एनिमल सेल में बहुत छोटे साइज का होता है और एक से ज्यादा होता है नंबर में, वहीं प्लांट सेल में ये बड़े साइज का होता है और मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है साइटोप्लाज्म का, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो सेल के लिए जो मटेरियल्स यूजफुल नहीं है ये उनको स्टोर करता है, देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यूज करता है, सैप को स्टोर करता है और वाटर को भी स्टोर करता है। तो वैक्यूल्स जो है इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल जो है इसका जो आउटर मोस्ट कवर है दैट इज मेम्ब्रेन, उसे कहेंगे टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल जो है इसका फंक्शन अलग अलग सेल में वेरी करता है। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। देन यहाँ जो टोनोप्लास्ट है, यानी कि जो वैक्यूल का आउटर मोस्ट कवर है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। यानी कि यहाँ जो मूवमेंट है थ्रू टोनोप्लास्ट वो बाय डिफ्यूजन नहीं होता है, इट इज अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए जो कंसेंट्रेशन होता है इनसाइड द वैक्यूल वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। वहीं अगर अमीबा की बात करें तो इनमें जो वैक्यूल है वो एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और वहीं कुछ और सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट जितने भी हैं, जिनमें अमीबा भी आ जाता है, उनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं इन डिफरेंट सेल्स जो काम है वैक्यूल का वो कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल करते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियोन, एंड ये हमें इजीली सेल के अंदर विजिबल नहीं होता है अंडर द माइक्रोस्कोप, इसे हमें स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ता है। एंड जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का पर सेल ये वेरी करता है एंड डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। जिस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उतने ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं इनकी शेप एंड साइजेस की। तो सॉसेज एंड सिलेंड्रिकल शेप के पाए जाते हैं ये। एंड साइज की बात करें तो डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, एंड लेंथ जो है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है।
हर एक माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ये दोनों ही डिवाइड करते हैं इसके ल्यूमेन को इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है इसे कहा जाता है मैट्रिक्स, जो कि फिल्ड होता है विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है ये फॉर्म करता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। ये कितनी सारी इनर फोल्डिंग्स हैं। इन इनर फोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टा। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शन की। तो अभी हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन में जो ये इन फोल्डिंग्स हैं इन्हें कहा जाता है क्रिस्टा। ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं ये हेल्प करती हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। और दोनों ही जो मेम्ब्रेन है इनके पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि उनके फंक्शन में हेल्प करते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो मैट्रिक्स है इट possess single circular DNA molecule and few RNA molecules, that is 70S ribosomes and the components required for the synthesis of protein। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना प्रोटीन खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सभी इसके पास प्रेजेंट है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, तो ये फिशन के थ्रू डिवाइड करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड प्लास्टिड प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स में। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। एंड इसका साइज बड़ा होने के कारण ये इजीली ऑब्जर्व हो जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, जो कि स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट्स को। एंड बेस्ड ऑन दीज पिगमेंट्स प्लास्टिड को क्लासिफाई किया गया है इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्रोमोप्लास्ट एंड दिस इज ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, जो कि ग्रीन कलर का होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काफी एसेंशियल है। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है और यहीं पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो ये फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट से बना होता है, जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और बाकी दूसरे पिगमेंट्स। तो प्लांट में जो आप ग्रीन के अलावा बाकी कलर्स देखते हैं उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्लांट को प्रोवाइड करता है येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर। जैसे कि येलो कलर आता है ड्यू टू कैरोटीन, ऑरेंज कलर आता है ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स, रेड कलर आता है ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट। अब तीसरे टाइप दैट इज ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो कि वेरियस शेप एंड साइज का होता है। एंड ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को सच एज स्टार्च, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। नेक्स्ट बात करें तो ये है इलियोप्लास्ट, जो कि स्टोर करता है ऑयल्स या फिर फैट्स को। एंड थर्ड टाइप जो है ल्यूकोप्लास्ट का दैट इज ल्यूरोप्लास्ट, जो कि स्टोर करता है प्रोटीन्स को। तो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन काम है वो है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना।
क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ये उनके लीव्स के मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। ये है स्ट्रक्चर मेसोफिल सेल्स का। तो मेसोफिल सेल्स की अगर बात करें तो ये लेंस शेप के होते हैं, ओवल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ओवल शेप, स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं एंड इवन की ये रिबन शेप के भी होते हैं। इनके अगर साइज की बात की जाए तो इनका लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है एंड ब्रेड्थ की बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक ये रेंज करता है। इनका जो नंबर होता है ये वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लाइक क्लेमाइडोमोनास में ये 1 होता है पर सेल एंड वही ग्रीन एल्गा में ये 20 to 40 होता है पर मेसोफिल सेल्स। तो जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से 2 मेम्ब्रेन से बाउंड है, बिल्कुल वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी बाहर से 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल होता है, बट एज कंपेयर टू आउटर जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल होता है। एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये आप पूरा स्पेस देख रहे हैं इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा के अंदर आपको बहुत सारे ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जैसा जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है थाइलेकॉइड्स। तो ऐसे ही थाइलेकॉइड्स बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह से अरेंज्ड होते हैं एंड इस पूरे पाइल्स को कहा जाता है ग्रेना। तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है, ग्रेना। एंड ये सभी ग्रेना आपस में इस टिब्यूल जैसे स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े होते हैं एंड इन टिब्यूल जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेला। तो मेम्ब्रेन जो है थाइलेकॉइड का ये एनक्लोज्ड होता है अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे अंदर से दिखाया गया है, इसके अंदर का जो स्पेस है इसे कहते हैं ल्यूमेन। एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। एंड इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टडी किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है। बिल्कुल वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स की अगर बात करें तो इनका जो राइबोसोम है वो 70S होता है, स्मॉलर। एंड देन द जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है वो कैसा होता है, 80S। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80S होता है, वही क्लोरोप्लास्ट का जो खुद का राइबोसोम है वो है 70S। इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया था एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेड इन द ईयर 1953। तो कुछ ऐसा दिखता है राइबोसोम। इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है जैसा कि हमने बाकी सेल ऑर्गेनेल्स में देखा था। एंड इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो 80S होता है एंड प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम्स होता है वो 70S होता है। यहाँ ये जो S है ये क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो हर एक जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट से मिलके ये बना होता है। तो ये जो 2 सब यूनिट्स हैं, अगर हम 80S की बात करें तो 80S राइबोसोम्स में ये 2 सब यूनिट्स में से जो लार्ज सब यूनिट है वो होता है 60S एंड स्मॉलर वन होता है 40S। वहीं जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है जो कि 70S होता है, इसमें लार्ज सब यूनिट है 50S एंड स्मॉल सब यूनिट होता है 30S। तो यहाँ जो S है ये स्टैंड करता है फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट।
विच इज स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जो कि इनडायरेक्टली एक मेजर है ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम के लिए। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है साइटोस्केलेटन। तो कुछ ऐसा दिखता है साइटोस्केलेटन, जो कि एक नेटवर्क है ऑफ फिलामेंटस प्रोटोनीशियस स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क जो है जिसे कहा जाता है साइटोस्केलेटन, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। एंड इसका काम क्या है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस, जैसे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटालिटी प्रोवाइड करता है एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट नंबर 8, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सिंगल सीलिया को सीलियम कहते हैं एंड सिंगल फ्लैजेला को फ्लैजेलम कहते हैं। ये हेयर जैसे आउटग्रोथ होते हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये है सीलिया एंड ये है फ्लैजेलम। सबसे पहले सीलिया की बात करते हैं। तो जो सीलिया है ये छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ओर्स की तरह से काम करते हैं। ओर्स यानी कि वो इक्विपमेंट जिसकी मदद से बोट को चलाया जाता है। सो इट कॉज मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। इस तरह से जो सीलिया है ये मूव करता है बैक एंड फोर्थ एंड हेल्प करता है इन मूवमेंट। अब बात करते हैं फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला आप यहाँ देख सकते हैं ये सीलिया के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी फ्लैजेला पाया जाता है इन बैक्टीरिया, बट प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला है वो स्ट्रक्चरली काफी अलग होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक फ्लैजेला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी बताती है कि सीलियम एंड फ्लैजेला दोनों ही कवर्ड होते हैं विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो सीलियम है ये कवर्ड है बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड इसका जो कोर है यानी कि जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसे कहा जाता है एक्सोनीम एंड इट पजेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है? ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं। एंड यहाँ पे आप इसका ये डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो पेरिफेरल में आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे ये 9 डुप्लेट्स हैं यानी कि ये पेयर्ड में है एंड दे आर रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंटर में आपको ये 2 अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। तो ये पेयर में है। तो बाहर के ये 9 डुप्लेट्स कहलाते हैं एंड सेंटर में ये सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स है जिसे सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है पेरिफेरल में 9 डुप्लेट्स एंड सेंटर में ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसे कहा जाता है 9+2 अरे। तो सीलिया और फ्लैजेला का जो कोर है जिसे एक्सोनीम कहते हैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सेंटर में जो ये 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं ये दोनों एक दूसरे से इस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड ये दोनों ही सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इस सेंट्रल शीथ से कवर्ड होता है। तो जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है सेंट्रल शीथ जिसने इन दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर कर रखा है एंड ये सेंट्रल शीथ अगेन कनेक्ट होता है पेरिफेरल में प्रेजेंट इन डुप्लेट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल शीथ और इस डुप्लेट के बीच में जो ये ब्रिज है, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे कहते हैं रेडियल स्पोक। तो यानी कि इसमें टोटल 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं। तो पेरिफेरल डुप्लेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो सेंट्रल शीथ के साथ ये रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है एंड
ये डुप्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं बाय लिंकर्स। तो यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा, ये है लिंकर, ये जो ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है। एंड दोनों ही सीलियम एंड फ्लैजेला दोनों ही इमर्ज होते हैं फ्रॉम सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है बेसल बॉडी। तो ये सीलिया एंड ये फ्लैजेला दोनों ही बेसल बॉडी से इमर्ज होते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो ये है सेंट्रोसोम जिसमें आपको ये दो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कहेंगे सेंट्रियोल्स, जिसका रोल हमें सेल डिवीजन के टाइम पे देखने को मिलता है। तो इट इज एन सेल ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स एंड ये सराउंड होते हैं बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। एंड ये दोनों ही जो सेंट्रियोल्स हैं ये लाई करते हैं इन द सेंट्रोसोम और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कार्ट व्हील के जैसा होता है। एंड इसको अगर हम थोड़ा सा और एलोबरेट करके देखें स्ट्रक्चर को, तो इट इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये आपको जो ये ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं ये 9 है नंबर्स में, एंड each of peripheral fibers is a triplet, तो इसको ट्रिपलेट कहेंगे। and the adjacent triplet are also linked, तो इस तरह से ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो इनका आप नंबर याद रखेंगे, ये ट्रिपलेट्स कितने हैं नंबर में, 9 है। तो सेंट्रियोल का जो सेंटर पार्ट है, जो आपको ये सेंटर में राउंड पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं हब, जो कि प्रोटीनेशियस होता है। एंड ये हब कनेक्ट होता है पेरिफेरल में प्रेजेंट इन 9 ट्रिपलेट से थ्रू अ रेडियल स्पोक। तो ये है रेडियल स्पोक जिसके थ्रू ये हब कनेक्ट है पेरिफेरल में प्रेजेंट इन 9 ट्रिपलेट से, एंड ये बना होता है प्रोटीन का। तो सेंट्रियोल जो है ये फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो अभी हमने सीलिया एंड फ्लैजेला को स्टडी किया है। तो सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों ही अराइज होते हैं बेसल बॉडी से। तो बेसल बॉडी जो है ये फॉर्म होता है सेंट्रियोल से। एंड इसके अलावा जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म करता है विच गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में जब सेल डिवीजन होता है तो आपको ये स्पिंडल एपरेटस देखने को मिलेंगे। ये स्पिंडल एपरेटस भी फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। इसके बाद फ्लेमिंग, जिन्होंने न्यूक्लियस को और ज्यादा डीपली स्टडी किया, इसकी स्टेनिंग की विद बेसिक डाई, एंड उसमें कुछ फाइब्रस काइंड ऑफ मटेरियल देखने को मिला जिसे नाम दिया गया क्रोमेटिन मटेरियल। इंटरफेज न्यूक्लियस यानी कि सेल का वो स्टेज जब सेल डिवाइड नहीं करता है। तो इस फेज में जब हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये जो थ्रेड जैसे मटेरियल्स देखने को मिल रहा है ये है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, दैट इज क्रोमेटिन। इसके अलावा जितना भी ये स्पेस आपको देखने को मिल रहा है दैट इज मैट्रिक्स, और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियोलाई। आगे जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है तो हमें न्यूक्लियस का और डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप नाम दिया गया। एंड इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज फ्रॉम 10 to 15 नैनोमीटर, जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, which forms a barrier between materials present in the nucleus and that of the cytoplasm. तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, इट रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, which also bears ribosomes on it. And at the number of places, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें छोटे छोटे से आपको पोर्स दिखेंगे। तो ये जो पोर्स है, यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पे पोर बन जाता है। These nuclear pores are the passage through which movement of RNA protein molecules takes place in both the directions। मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ भी और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ भी। तो नॉर्मली सभी सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मसल फाइबर्स। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें उनके यंग फेज में न्यूक्लियस होता है, बट एज दे गेट मैच्योर्ड इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे कि आरबीसीज। इसके अलावा सीव ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके साथ जो कंपेनियन सेल्स हैं इनमें होता है, बट सीव ट्यूब्स में ये एब्सेंट होता है। तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है वो डेड होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये पूरा आप स्पेस देख रहे हैं, इसे मैट्रिक्स कहते हैं या फिर इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है, जिसमें हमें ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, और ये जो थ्रेड जैसा मटेरियल है जिसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। तो ये दो चीजें हमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियोलस जो है, इसके जो कंटेंट्स हैं ये कंटिन्यूज होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब फंक्शन की बात करें तो इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। Larger and more number of nucleoli are present in cells which are actively carrying out protein synthesis। जो सेल्स एक्टिवली या ज्यादा प्रोटीन बनाती हैं, उनमें जो नंबर है न्यूक्लियोलाई का वो भी वेरी करता है, वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कब? जब सेल डिवाइड नहीं करता है उस टाइम। बट जैसे ही सेल डिवाइडिंग फेज में पहुंचता है, उस टाइम जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ये खुद को एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्टेजेस हैं सेल डिवीजन के, जिसमें जो ये क्रोमेटिन थ्रेड जैसा मटेरियल है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में आ गया है, एक स्पेसिफिक शेप में आ गया है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो मटेरियल है ये बना होता है डीएनए से एंड कुछ बेसिक प्रोटीन से, जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA। जी हाँ, तो एक सिंगल सेल में, ह्यूमन बींग्स के एक सिंगल सेल में जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जो ये थ्रेड है डीएनए का, ये अबाउट 2 मीटर लॉन्ग होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स जो कि सिर्फ डिवाइडिंग फेज में विजिबल होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है क्रोमोसोम, जिसमें आपको यहाँ सेंटर में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन विजिबल होगा। तो ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। तो ये जो दो आपको स्फेरिकल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है काइनेटोकोर, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड सेंट्रोमेरिक रीजन या फिर सेंट्रोमियर।
तो ये जो सेंट्रोमियर है ये होल्ड करता है एक साथ दो क्रोमेटिड्स को। तो ये जो दो आपको रेड कलर के ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटिड्स। तो दो क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड करने का काम करता है सेंट्रोमियर। एंड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि जो ये सेंट्रोमियर है ये क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस्ड ऑन दैट क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स में। तो इसमें फर्स्ट टाइप आ जाती है मेटासेंट्रिक। तो ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो ये आर्म्स हैं बोथ साइड ये इक्वल होते हैं साइज में। नेक्स्ट टाइप है सब मेटासेंट्रिक। तो ये है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होता है, जिसके कारण एक तरफ की जो आर्म है ये शॉर्ट होती है एंड दूसरे तरफ की आर्म लॉन्ग होती है। थर्ड टाइप है एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा और नजदीक आ जाता है टू द एंड, जिसके कारण एक तरफ की जो आर्म है वो पहले से ज्यादा और शॉर्ट हो जाती है और दूसरी तरफ की जो आर्म है वो पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा लॉन्ग हो जाती है एक दूसरे के कंपैरिजन में। फोर्थ टाइप है टिलोसेंट्रिक। तो ये है टिलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल पे आ जाता है, जिसके कारण एक तरफ की आर्म टू शॉर्ट हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ की आर्म टू लॉन्ग हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स में कुछ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है एट कांस्टेंट लोकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये छोटे से स्फेरिकल जैसे स्ट्रक्चर, ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे सैटेलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आ जाता है माइक्रो बॉडीज। तो ये लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं और अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं इसके अलावा भी सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली माइक्रो बॉडीज कहा जाता है, विच कंटेन वेरियस एंजाइम्स। एंड ये प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं। तो यहां हमारा कंप्लीट होता है सभी सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सो आई होप आपको ये 8th चैप्टर दैट इज द सेल यूनिट ऑफ लाइफ अच्छे से समझ आ गया है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और साथ ही कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये चैप्टर अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, stay happy, stay healthy. See you soon. Bye bye.